तो स्टूडेंट्स आज शुरू करेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स में आपको देखिए नीट में या आईआईटी जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन वेक्टर्स पे नहीं मिलेगा, नॉर्मली नहीं मिलते। बल्कि वेक्टर्स जो है किसी और के साथ इन्वॉल्व होके आता है हमेशा। तो फिलहाल ये मान के चलिए कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जो हैं वेक्टर्स में फिलहाल कुछ नहीं जानते, तो मैं एकदम जीरो से लेके चलूंगा उसको, क्योंकि बायो के बच्चों को देखा है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं इसके अंदर। मैथ वाले तो अपने सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं, तो इसको काफ़ी सीरियसली लेके चलिए और फंडामेंटल्स क्लियर करके चलिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में नीट में या जेई में जो कॉम्पिटिटिव होते हैं एग्जाम, उसमें वेक्टर आता है, लेकिन किसी के साथ आता है, किसी टॉपिक के साथ आता है। आपने मैग्नेटिज्म वगैरह में पढ़ा होगा कि वेक्टर उसमें हर जगह वेक्टर है। तो फिलहाल हम ये लेके चलते हैं कि वेक्टर जो हमारा है वो एक बेसिक है, ठीक है। तो एक बेसिक मान के चलिए, इसके फंडामेंटल्स पहले क्लियर करेंगे ये सारे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। आप जानते होंगे कि स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो हम चाह के भी डायरेक्शन को उसके संग लिंक नहीं करते, है ना। जैसे कि आपसे कहा कि सर टाइम कितना हो रहा है, तो क्या कोई डायरेक्शन लिंक हो सकती है टाइम से? बिल्कुल नहीं हो सकती। आपका वेट कितना, मास कितना है, सॉरी वेट नहीं, मास कितना है, मास में भी कोई लिंकिंग नहीं है। लेंथ की कोई लिंकिंग नहीं है डायरेक्शन के साथ में। तो हम डायरेक्शन को जिनके साथ लिंक नहीं कर सकते वो हमारी स्केलर क्वांटिटीज में, बिना डायरेक्शन के काम चल जाता है। और अगर कुछ क्वांटिटीज ऐसी आती हैं जिसमें डायरेक्शन बताना ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल पेन। मैंने कहा साहब इस पेन को कहीं मूव कीजिए, तो मेरा डायरेक्शन अधूरा है, मेरा जो स्टेटमेंट है वो अधूरा है, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये पेन लेफ्ट मूव करूं या राइट मूव करूं, कहीं भी मूव हो सकता है। तो स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, विदाउट डायरेक्शन ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट। मैंने कहा इस पर फोर्स अप्लाई कीजिए, इनकम्प्लीट, क्योंकि फोर्स कहाँ लगाना है नहीं पता। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके अंदर डायरेक्शन बताना बहुत ज़रूरी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे आपका वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बताना पड़ेगा कि किस स्पीड से जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपका फोर्स है, एंगुलर मोमेंटम है, बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें डायरेक्शन बताना आपको बहुत ज़रूरी होगा। तो उसमें आप डायरेक्शन बता के चलिए। और अब इसका स्केलर क्वांटिटी से थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे हम स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जेब्रिकली जोड़ते हैं, वेक्टर्स को हम जेब्रिकली जोड़ नहीं सकते, जेब्रिकली घटा नहीं सकते, ना मल्टीप्लिकेशन कर सकते, ना डिवीजन कर सकते, मतलब इनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो अलग है, डिफरेंट है। तो देखिए वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के या समझने के तीन पॉपुलर मेथड्स हैं आपके। और जो इसमें सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड में सिर्फ एक वेक्टर का आइडिया है, लेकिन ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन समझना इसको इसलिए जरूरी है कि इसके बिना आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। दूसरा हमारा एनालिटिकल मेथड होता है। एनालिटिकल मेथड में हम डायरेक्शन अलग बताते हैं और मैग्नीट्यूड अलग बता के चलते हैं। तीसरा मेथड थ्री डायमेंशनल है, जो कि यूनिवर्सल मेथड है, उसमें वेक्टर को आई जे के की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए पहले थोड़ा सा हम आइडिया ग्राफिकल मेथड का लेते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से आपको आइडिया लग जाएगा कि वेक्टर्स किस तरह से बिहेव करता है ना। तो बेस यही है। तो फिलहाल लेके चलिए इसको, देखिए कि आपसे अगर ये कहा जा रहा है कि 5 न्यूटन का फोर्स है ना, 5 न्यूटन का फोर्स है और वेस्ट की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे किसी को समझाएंगे कि ये हमारा 5 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। वेस्ट की डायरेक्शन लेके चलिए। तो देखिए डायरेक्शन कैसे आती है, ये तो आप सबको पता होगा। डायरेक्शन ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इधर वेस्ट और इधर। अब आपसे कहा गया है कि 5 न्यूटन का फोर्स इन द वेस्ट डायरेक्शन। अपना एक प्रॉपर स्केल लीजिए, 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए और एरो बना दीजिए टुवर्ड्स द वेस्ट, और इस पे लिख दीजिए 5 न्यूटन। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। जो मैंने स्टेटमेंट आपको दी उस स्टेटमेंट को आपने ग्राफिकली बना। तो सब डायरेक्शन हो सकती हैं। फिलहाल जो भी हम वेक्टर लेंगे, ये देखिए 2 डायमेंशनल है, इस बोर्ड की प्लेन में आ रहा है। इससे थ्री डायमेंशनल कब होगा, जब ये ऐसे ऊपर को चला गया, कोई वेक्टर बोर्ड से बाहर आ गया, बोर्ड के प्लेन से बाहर आ गया, तो वो थ्री डायमेंशनल।
तो 3 डायमेंशनल की नहीं, फिलहाल 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, उसको लेके चलते हैं। तो देखिए ये हमारा एक वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया। इस तरह से जो भी 2 डायमेंशन में दिया जाएगा आप इजीली उसको रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, अब देखते हैं कि आपसे छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर इन्हीं वेक्टर्स का एडिशन और इनका सब्ट्रैक्शन। ये कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और ऊपर से आप देख रहे हैं, ये बोर्ड के प्लेन पे रखा है, ऊपर से इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब ऊपर से इसको देख रहे हैं, आपसे मैंने पूछा कि साहब इस ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगा दिया है इधर, कितने न्यूटन। ब्लॉक किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब अगर मैंने एक फोर्स इधर लगा दिया 5 न्यूटन, फिर 6 न्यूटन लगा दिया, अब आपसे पूछूंगा मैं ब्लॉक किधर जाएगा, आप कहेंगे सर 6 न्यूटन की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, एल्जेब्रिकली जोड़ दीजिए, एल्जेब्रिकली घटा दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इसको अगर टिपिकल करते हैं तो देखिए इसको ऐसे लीजिए कि अब मैंने फोर्स इधर ना लगा के इस डायरेक्शन में लगा दिया 12 न्यूटन। अब ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ना तो ये ऊपर जा रहा, ना तो ये नॉर्थ में जा रहा, ना ये ईस्ट में जा रहा, अब कहीं इधर की तरफ मूव कर जाएगा। तो जो भी डायरेक्शन में मूव करेगा वो इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो, यानी इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे और इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर आए। ठीक है, तो देखिए इनको ऐड करने का क्या तरीका है, दो मेथड है। पहला मेथड है वेक्टर्स को टेल टू टेल ऐड कीजिए। देखिए ये वेक्टर की टेल हो और ये हेड होता है, जहाँ पे एरो का आपका एरो एरो साइन यहाँ लगा है ना, ये टिप बनी है, ये हेड होता है और ये टिप। तो ये दोनों वेक्टर यहाँ एक्ट कर रहे हैं इसके सेंटर ऑफ मास के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिलहाल इसमें एक ही होगा। ठीक, तो ये दोनों इसी पे एक्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो यहाँ पे जो पहला रूल आता है वो रूल आता है पैरेललोग्राम रूल, यानी जब वेक्टर टेल टू टेल एक्ट कर रहे हैं तो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए। पैरेललोग्राम की जो डायगोनल की डायरेक्शन होगी वही इसका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट मीन जो ये दोनों मिलकर करेंगे वो अकेला एक रिजल्टेंट वेक्टर कर देगा। चलिए पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। पैरेललोग्राम के लिए एक लाइन इस वेक्टर के पैरेलल, दूसरी लाइन इसके पैरेलल, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। पैरेललोग्राम इसलिए कह रहे हैं ये रेक्टेंगल है, लेकिन वेक्टर्स ऐसा नहीं 90 पे एक्ट करेंगे, किसी भी एंगल पे एक्ट कर सकते हैं, तो पैरेललोग्राम कहलाएगा। अब जो इसकी डायगोनल है, डायगोनल पे ये देखिए, ये डायगोनल, ये इसका रिजल्टेंट हो। तो अब इसको जो लिखेंगे ये ऐसे लिखेंगे कि r इज इक्वल टू 12 प्लस 5। r इज इक्वल टू 17 नहीं है यहाँ पे, है ना, r इज इक्वल टू एज ए वेक्टर ऐड होंगे। अब कैसे ऐड होंगे, जो इस डायगोनल की लेंथ है वो नाप लीजिए, आप स्केल से मेजर कर लीजिए या कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। ये आपका 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगा, है ना। अंडर रूट ले लेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अंडर रूट ले लिया, 13 आ गई, तो आर की वैल्यू आपकी 13 आ गई। तो यहाँ जो इक्वेशन बनती है दैट इज 13 इक्वल टू 12 प्लस 5। ये ठीक है क्योंकि ऊपर वेक्टर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि सर 12 बाई 17 होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो ये हमारा एक एडिशन, ये हुआ टेल टू। लेकिन अगर हेड टू टेल जोड़ेंगे तो भी रिजल्टेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्टेंट वही है। कैसे, 5 न्यूटन इधर ऐड करा दिया आपने। अब जो 12 वाला है, 12 वाले को उठाइए और इसके हेड पे जोड़ दीजिए। ठीक है ना, ये रखिए, ये आ गया हमारा 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके टेल से स्टार्ट करेंगे, इसके हेड पे एंड करेंगे, ये रिजल्टेंट करेंगे, ये 13 आएगा आपका। देखिए जो डायरेक्शन इसकी आएगी वही, सिंपल ज्योमेट्री है, आप इजीली समझ सकते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हेड टू टेल जोड़े वेक्टर को या टेल टू टेल। लेकिन फायदा कब है,
जब आप हेड टू टेल में कई वेक्टर्स को एक साथ जोड़, हेड टू टेल टू टेल में नहीं जोड़ पाएंगे, पहले दो दो करके जोड़ने पड़ेंगे, है ना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, तीन वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। सबसे एरो, एरो मीन वेक्टर नहीं है ना, एरो लगेगा तो मतलब वेक्टर ही है, फिर स्केलर नहीं हो सकता। अब इन तीनों वेक्टर्स को जोड़ना है, तो देखिए बहुत सिंपल है। ये आपके पास है, ए को उठाइए, ऐसे बना लिया, ए को आपने ऐसे बना लिया, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, बस पैरेलली सरका सकते हैं वेक्टर को। बी को एज इट इज उठाइए, यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, फिर पैरेलली सरकाएंगे, ना तो मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा करेंगे और ना ही डायरेक्शन में चेंज करेंगे, बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। सी को उठाइए, ऐसे बना दीजिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। रिजल्टेंट जहां से वेक्टर एंड हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये। हाँ, तो R इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। ये वेक्टर जुड़ गए ग्राफिकल, हाँ। अब अगर माइनस करना है तो क्या करेंगे? देखिए माइनस करने में आपको, माइनस करने के लिए जिस भी वेक्टर को माइनस करना है उसको पलट, तो माइनस भी हो जाता है। अगर ये बी है तो उल्टा कर देंगे तो ये माइनस भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए एज इट इज आ गया, बी को पलट दिया, बी है बिल्कुल इसी डायरेक्शन में, ये ऐसे और पलट के ये माइनस बी हो गया। अगर ये बी है तो ये माइनस बी है, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है ना। और ये माइनस बी, तो रिजल्टेंट अब कहाँ जाएगा? रिजल्टेंट ये हेड टू हेड मिलना चाहिए, ये रिजल्टेंट। तो आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, ये हो गया। तो ये दो वेक्टर घट गए, दो वेक्टर ऐड। तो ये सिंपल है ग्राफिकल मेथड में। अब देखिए कि इसमें एक ये बात आती है कि वेक्टर्स हमारे कितनी तरह के होते हैं, कितनी तरह के वेक्टर हो सकते हैं। तो बहुत सिंपल चीजें भी हैं इसमें, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारा वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर है, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को एक्स और वाई से डिफाइन करते हैं, तो वेक्टर में उस पॉइंट को आई और जे और के से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? बेसिकली किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही हैं, वही हमारा पोजीशन वेक्टर डिफाइन होता है। मतलब किसी के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो आप पोजीशन वेक्टर उसका बना सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पोजीशन वेक्टर के लिए कंडीशन क्या है? ये कोई पॉइंट है, ये पोजीशन वेक्टर की टेल हमेशा ओरिजिन पे होगी, टेल हमेशा ओरिजिन पे रहेगी, हेड कहीं भी हो सकता है, थ्री डायमेंशन, ये थ्री डायमेंशन होते हैं ये वेक्टर है ना, वेक्टर ज्यादा थ्री डायमेंशन नहीं होते। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। ये कोई दूसरा पॉइंट है, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। तो ए वेक्टर, दोनों वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस कार्टेशियन में कहीं भी हो सकता है और उसकी टेल ओरिजिन पे हो ये जरूरी नहीं। जैसे कि ये कोई वेक्टर है, इसकी टेल ओरिजिन पे तो नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। किसी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम दो वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, ये हमारा वेक्टर ए और ये हमारा वेक्टर ए और ये वेक्टर, ठीक है ना। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कोई,
तो क्या इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ए और बी की फॉर्म में लिख सकते हैं? ए और बी वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर लिखा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे? बी को पलट दीजिए या ए को पलट दीजिए। बी को पलटना रहेगा, ए नहीं, बी को पलट। ए हमारा है इट इज, बी को कर दीजिए नेक्स्ट, ये बी माइनस, तो ए एंड माइनस बी, ये रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट बी। तो इट मीन्स डी इज इक्वल टू ए माइनस, ठीक है ना? तो दो पोजीशन वेक्टर से कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन सकता है ना? या किसी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दो पोजीशन वेक्टर से शो कर। तो ये हमारा पहली चीज आ गई, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, दो तरह के वेक्टर होते हैं। ठीक है ना? पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब लेते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? एक्सियल वेक्टर होता है जो रोटेशन बताता है ना? देखिए सपोज अगर आपको रोटेशन बतानी है किसी की, सपोज आपके ये रोटेशन लाइक दिस, एक रोटेशन हो गई, सेकेंड रोटेशन इज लाइक, या आप ऊपर पंखा लीजिए, पंखा देखिए किस डायरेक्शन में, या तो आप कहेंगे सर पंखा क्लॉकवाइज चलता है या एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यही तो कहेंगे, पंखा या तो क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। और टेबल फैन तो कई तरह से चल सकता है, इधर भी चल सकता है, नॉर्थ की तरफ भी चल सकता है, साउथ की तरफ भी चल सकता है, ईस्ट की तरफ भी, वेस्ट की तरफ भी। तो इसलिए एक एक्सियल वेक्टर जो होता है वो आपका रोटेशन बताता है। रोटेशन कैसे होगी देखिए, सपोज फैन लीजिए, ऊपर फैन चल रहा है आपके, फैन सपोज क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में फैन घूम रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स ऐसे, ये फिंगर्स रख लीजिए, तो फैन के रोटेशन की डायरेक्शन। तो थंब किधर शो हो रहा है? नीचे। तो जो फैन है उसका एक्सियल वेक्टर आपका नीचे आ, तो सिर्फ आप एक वेक्टर नीचे बना दीजिए, फैन की रोटेशन पता चल जाए फैन किस तरह से। अब सपोज टेबल फैन है, मेरे राइट साइड में रखा है, रोटेशन इस तरह से है, जिस डायरेक्शन में मैंने फिंगर बना दी, उसका एक्सियल वेक्टर ये आ, यानी अगर मैं एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन ये बता दूं, सिर्फ इतना एक वेक्टर बना दूं, एक लाइन बना दूं, एरो इधर कर दूं, तो आपको पता चल जाएगा, उस पर लिख दूं एक्सियल वेक्टर है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ कोई चीज ऐसे घूम रही है जिसकी रोटेशन इज लाइक दिस, ठीक है ना? तो एक्सियल वेक्टर जो है हमारा ये रोटेशन बताता है। और ये जो रोटेशन है, ये आपने शायद पढ़ा होगा, टॉर्क वगैरह में पढ़ा होगा कि टॉर्क में हम इस तरह से फोर्स लगाते हैं तो बॉडी इस तरह से रोटेट करती है। फॉर एग्जांपल अभी लेते हैं उसको, तो आपको ये एक्सियल वेक्टर क्लियर हो जाएगा। ये कोई रॉड है जो यहाँ से फिक्स है, ठीक है ना? रॉड यहाँ पे फिक्स है, लेकिन ऐसे ऊपर नीचे मुंह करके भी रोटेट कर सकते हैं। अब मैंने इस पर एक फोर्स लगा दिया ऊपर, ये फोर्स लग गया। अब ये रॉड यहाँ ऊपर जा तो सकती नहीं है, क्या होगा? अपने प्लेस पे रोटेट करेगी, रोटेट ही करेगी। रोटेट करने का मतलब वो इसकी रोटेशन कैसे है? लाइक दिस। तो हम फिंगर्स को रख दीजिए रोटेशन की डायरेक्शन में, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? बाहर की तरफ। तो ये जो थंब होगा ये हमारा एक्सियल वेक्टर शो करेगा, यानी इसकी रोटेशन को शो करेगा। यहाँ पे रोटेशन वेक्टर कहाँ? तो अब ये फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस एक्स इज अ टॉर्क, एफ इनटू, हाँ डॉट नहीं है ये, इनटू है, जैसे आर क्रॉस एफ होता है, लेकिन अभी क्रॉस डॉट बताया नहीं है आपको, वो अभी आगे बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना? तो ये आप समझ लीजिए कि जो हमारा रोटेशनल वेक्टर है या एक्सियल वेक्टर है, यहाँ उसकी थोड़ी सी यूटिलिटी है, ये यूटिलिटी। सिर्फ आप वेक्टर बता दीजिए, रोटेशन समझ में आ जाएगा कि बॉडी किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो टॉर्क है, ये आपका रोटेशनल वेक्टर हो गया। तो अभी हम इस पे और आगे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस पे डिस्कस करेंगे अभी। तो अब
तो आपने दो तरह के वेक्टर हो गए आपके, ये हमारा एक्सियल वेक्टर आपको पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता चल गया, और आपको पोजीशन वेक्टर पता चल गया। अब देखते हैं इसके बाद सिंपल से आते हैं कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर जो एक लाइन में होते हैं, जैसे कि एक वेक्टर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, सातवां ये रहा, छठा ये रहा, ये सारे वेक्टर एक ही लाइन में, तो ये कोलिनियर है। भले ही मतलब पैरेलल वेक्टर्स जो होंगे वो आपके कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर जो एक ही प्लेन में होते हैं, जैसे कि एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये कोप्लेनर। कौन से प्लेन में है? एक्स वाई बोर्ड के प्लेन में। और अगर ये कोई वेक्टर ऐसे आ गया या ऐसे आ गया तो ये कोप्लेनर नहीं, कोप्लेनर ये वेक्टर नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक प्लेन में नहीं। हाँ, कोई भी दो वेक्टर्स हैं वो एक प्लेन में होंगे। आप सोच के देखिए कि कोई भी दो वेक्टर, एक ऐसे और एक ऐसे, इस पे एक प्लेन बनाया जा सकता है। जैसे दो पॉइंट से एक लाइन चली जाती है, ऐसे ही दो लाइन में एक प्लेन चला है। ठीक है ना, मैथ वाले समझ रहे होंगे, तो उन्होंने प्लेन वगैरह भी उन्होंने पढ़ा होगा। खैर, तो ये हमारे कोप्लेनर वेक्टर हो गए, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। अब इसके बाद नल वेक्टर, नल वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, वो डायरेक्शन बताता है। इसके बाद आता है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी लेंथ 1 होती है, और जनरली यूनिट वेक्टर जो यूज किया जाता है वो डायरेक्शन बताने के काम में। ठीक है ना, आपको जैसे कोई डायरेक्शन बतानी है, मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है, तो एक छोटा सा वेक्टर नॉर्थ डायरेक्शन में बना दीजिए, दैट इज अ यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। फिलहाल समझ लीजिए ये यूनिट वेक्टर इसका यूनिट मैग्नीट्यूड 1 है, और जो डायरेक्शन बताने के काम। ठीक है ना, फिलहाल इतना जानना काफी है इन वेक्टर्स के बारे में, मतलब कितनी तरह के वेक्टर्स ये होते हैं। अब देखिए दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं, है ना, एडिशन ऑफ दी वेक्टर्स, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मूला लेके आते हैं दो वेक्टर्स को जोड़ने का। आपको गिवन क्या होगा? गिवन होगा कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर उस डायरेक्शन में, और इन दोनों को जोड़ना है, तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में ये निकालना है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे लेके चलिए, वेक्टर ए, इसको हम लिख देते हैं वेक्टर ए, ठीक है ना। दूसरा वेक्टर बी, दो वेक्टर्स हमारे हो गए, दोनों टेल टू टेल ऐड है, टेल टू टेल जुड़े हुए हैं। तो रिजल्टेंट डेफिनेटली दोनों के बीच में ही होगा, तो जो भी दो रिजल्टेंट जो होता है दोनों वेक्टर्स के बीच में ही रहता है, तो रिजल्टेंट दोनों के बीच में है। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए। ये रिजल्ट है, पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए, और पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होगी उस डायगोनल पे रिजल्टेंट होगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट आर आ गया, ये हमारी डायगोनल आ गई। ठीक है ना, डायगोनल डिग्री। ठीक, ये डायगोनल देखिए, ए ये रहा, बी ये रहा, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये भी बी होगा क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड्स बराबर होती हैं। अब इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, यानी जो थीटा एंगल है ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। ये गिवन होगा, ए गिवन होगा, बी गिवन होगा, इनकी डायरेक्शन गिवन होगी। अब हमको रिजल्टेंट आर की वैल्यू निकालनी है, ए बी एंड थीटा। पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए ऐसे, ये अब ये एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बन गया। एक बड़ा ट्राइंगल ये रहा, ओ पी एंड क्यू। एक छोटा ट्राइंगल बन गया, ये वाला नीचे अंदर भी बन गया। समझ लीजिए, डेरिवेशन तो करना नहीं है, बस समझना है आपको। ये एक्स मान लीजिए इस लेंथ को, ये छोटी वाली लाइन एक्स हो गई, बड़ी वाली लाइन वाई हो गई। अब इस पे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। ठीक है, दोनों एंगल थीटा होंगे। तो पाइथागोरस लगाइए इस बड़े ट्राइंगल में, ओ पी क्यू में। ठीक है, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे ओ पी क्यू में, तो इस हिसाब से आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये ए, ये एक्स, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस
पाइथागोरस लग गई। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे थे, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है ना। इसको खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी, क्योंकि ये बी है तो ये भी बी होगा, पैरेललोग्राम है, तो इन दोनों को बी स्क्वायर लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अब एक्स को और हटाना है, बस एक्स को हटाते ही हमारा फॉर्मूला आ जाएगा जो हम चाहते हैं। अब देखिए छोटे ट्राइंगल में लीजिए, ये छोटा 90 का ट्राइंगल, छोटा वाला, इसमें cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी, एक्स अपॉन बी, ठीक है ना। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू बी कॉस, उसको रिप्लेस कर देंगे, ए बी और थीटा में आंसर आ गया। इसी तरह से y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, पहले तो x को रिप्लेस करिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू साइन हो गया। अब लेके आइए इसमें डायरेक्शन, अभी मैग्नीट्यूड तो आ गया कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ये सब मैग्नीट्यूड आया है, डायरेक्शन की तो कहीं बात हुई नहीं अभी तक। अब डायरेक्शन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन के लिए हम आर का कोई एंगल बता दें, चाहे बी से बता दें आर इतने एंगल पे एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स ए, चाहे ए से बता दें टुवर्ड्स बी इतने एंगल पे एक्ट कर रहा है, तो आर जो है वो ए से अल्फा एंगल पे एक्ट कर रहा है, ये एंगल अल्फा हो गया। हम बता देंगे ए का हमें डायरेक्शन पता ही है, ए से अल्फा एंगल टुवर्ड्स बी आर एक्ट करना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर वैल्यू निकाल दीजिए, बस क्या करना है, सीधे सीधे मैथमेटिक्स लगाते हैं, इधर लिख दे रहा हूं मैं, टेन अल्फा लगा दीजिए बड़े ट्राइंगल में, ये बड़ा ट्राइंगल, टेन अल्फा इज इक्वल टू वाई अपॉन ए प्लस एक्स, ठीक है ना, वाई अपॉन ए प्लस एक्स, टेन अल्फा हो गया। और क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, आंसर आ गया, इज इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस, आंसर ये हो गया। तो अब डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया, दोनों चीजें आ गई, ठीक है ना। तो ये हमारा एनालिटिकल मेथड, अब इस पे एक दो प्रॉब्लम करते हैं फिर आगे बढ़े। देखिए मैंने जो आपको प्रॉब्लम्स भेजे हैं उसमें आप 22nd प्रॉब्लम देखिए, 22nd प्रॉब्लम आप देखेंगे, उसको सॉल्व करते हैं, तो आप पढ़िए उसको जो 22nd प्रॉब्लम दी है, अभी सारी नहीं करनी है, वो वेक्टर के बात करनी है। If vectors p q r have magnitude 5, 12 and 13 units, ठीक है ना, and p plus q is equal to r, the angle between q and r, q और r के बीच का एंगल निकालना। देखिए पी क्यू आर तीन वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड है 5, 12, 13, ठीक है, और p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर के, p इज इक्वल टू 5 यूनिट, q इज इक्वल टू 12 यूनिट एंड r इज इक्वल टू 13 यूनिट। देखने से लग रहा है कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के होता है, तो एक आइडिया तो आपको लग ही जाता है इस प्रॉब्लम में, लेकिन हमें हमेशा नहीं लगेगा, हर एक में नहीं लगेगा। तो देखिए इसको क्या करना है, और इन्होंने गिवन भी ये है कि P प्लस Q इज इक्वल टू R, यानी P और Q को ऐड करके R हमारा रिजल्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कंपटीशन का है, तो देखना है कि हम 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर पूरा है, तो डेफिनेटली ये जो है 90 डिग्री पे होंगे। तो आप इसको बना लीजिए ऐसे कि P हमारा ये रहा 5 यूनिट और ये रहा हमारा 12 यूनिट वाला Q, और ये गया इसका रिजल्ट,
डायगोनल पे रिजल्टेंट हो गया, ये 13 है। ठीक है, एंगल किस किसके बीच में पूछा है? एंगल इन्होंने पूछा है बिटवीन क्यू एंड आर, यानी क्यू ये रहा, आर ये रहा, तो ये एंगल पूछा, ये इसको ले लीजिए थीटा। अब आंसर देखिए क्या दे रहे हैं, क्योंकि हम बहुत तरह से आंसर दे सकते हैं इसके अंदर। आंसर सारे कॉस में है, ठीक है ना, कॉस में ही हमारा क्यू और आर दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये आर है, ये है, ये क्यू है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर, यानी कि 12/13, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13। ये हमारा आंसर हो गया, कॉस इनवर्स 12/13, यानी कि थर्ड आंसर है। इसमें सब पे टिक लगा हुआ है, किसी ने टिक लगा दिया, ठीक है। अब इसी पेपर की 27th प्रॉब्लम देखिए, उसको पढ़िए। देखिए 27 प्रॉब्लम में क्या कहते हैं, ए ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड टर्न वेस्ट, टर्न वेस्ट, टर्न वेस्ट to at the same speed, then the change in the velocity, turn west travels in the same speed, what is the change in the velocity? ठीक है, तो देखिए डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाने से पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, तो पहले ये 30 मीटर पर सेकेंड का हमने एक वेक्टर बना दिया। 30 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में गया, सेम स्पीड से टर्न ले गया, किधर टर्न ले गया, टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट की तरफ चला गया, यानी कि ये स्पीड भी 30 है, 30, ये भी 30। चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v2 माइनस v1, लेकिन किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे v2 भी 30 है और ये भी 30 है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो जीरो नहीं होगा, है ना। तो v2 माइनस v1, तो किसको पलटना है, v1 को पलट, तो v1 को पलट दीजिए, पलट दिया v1 को, v2 को ऐसे ही रखेंगे, ये v1 आ गया, यानी कि -30 आ गया, ठीक है ना। अब डायरेक्शन पलट दी तो माइनस नहीं लगाना है, डायरेक्शन पलट गई, माइनस हो गया अपने आप ही, वो नहीं करना है। तो 30 एंड 30, रिजल्टेंट निकाल लीजिए, आगे चेंज इन वेलोसिटी। रिजल्टेंट कैसे आएगा, चाहे ये बना लीजिए, ये रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट होगा 30√2, तो 30√2 जो है वो चेंज इन वेलोसिटी होगा। चेंज इन स्पीड क्या होगी, चेंज इन स्पीड 0, 30 पहले भी थी, 30 बाद में भी थी, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी इज 30√2। अब बात आएगी डायरेक्शन, तो पहले तो आंसर टैली करिए कि 32√2 क्या है, इसमें किधर डायरेक्शन आ रहा है। 30√2 के दो ऑप्शन है, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। अब ये किधर जा रहा है हमारा, साउथ वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट नहीं जा रहा है, ये वेक्टर जा रहा है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। कौन सा ऑप्शन हो गया, साउथ वेस्ट में आपका थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स। अभी जब मैं आपको अब नेक्स्ट चैप्टर में अभी लेते हैं, दूसरा टॉपिक भी लेते हैं। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, कि वेक्टर के कंपोनेंट, जैसे दो वेक्टर ए और बी को जोड़ के आर आ गया, तो आर के कंपोनेंट्स होंगे ए एंड बी। तो ये नहीं है कि ए और बी कंपोनेंट होंगे, बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, कैसे, तो समझिए। सपोज ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर आर, दोनों का रिजल्ट है, तो ए और बी जो है वो आर के कंपोनेंट हो गए। अब ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, आर को ऐसे भी तो बना सकते हैं, आर को बने रहने दीजिए, ऐसे ही बने रहने दीजिए आर को। एक वेक्टर बी हो गया, एक वेक्टर सी हो गया, एक वेक्टर डी हो गया, और एक वेक्टर ई एफ हो गया, फिर ये एक वेक्टर जाके जी हो गया। अब कितने कंपोनेंट हो गए,
एक दो तीन चार पाँच छः, छः कंपोनेंट हो गए। इस तरह से हम चाहें तो बहुत सारे कंपोनेंट्स कर सकते हैं, पूरे में घुमा घुमा के ले आए तो किसी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, खूब सारे बना लीजिए। लेकिन जो हमारा सबसे ज्यादा आगे काम आता है, मेन आता है, वो आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालना है, वर्टिकल कैसे निकालना है, ये देखिए। कार्टेशियन थे ये हमारा वेक्टर पी, इसका एंगल पता होना चाहिए, चाहे हॉरिजॉन्टल से पता हो चाहे वर्टिकल से पता हो, तभी वे कंपोनेंट निकाल पाएंगे। ये एंगल हो गया थीटा, थीटा पता है, सपोज हॉरिजॉन्टल से मालूम है, ठीक है। और ये थीटा एंगल हो गया। तो मान लीजिए ए और बी से मिलके बनाए, यहाँ तक आपका, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, वेरी सिंपल। ये वेक्टर हमारा पी है, तो P इज इक्वल टू ए कॉस, हो जाएगा ना। कैसे देख लीजिए, ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये नीचे वाला, इसमें कॉस थीटा देखिए क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन पी के होगा, ए अपॉन पी इज अ कॉस थीटा, तो इट मीन्स ए इज इक्वल टू पी कॉस, तो ठीक, मैंने उल्टा कर दिया क्या, हाँ उल्टा कर दिया, सॉरी मुझे यहाँ गलती हो गई, सॉरी सॉरी। ए इज इक्वल टू पी कॉस, ये ए इज इक्वल टू पी कॉस, ठीक है ना, ये हो गया। इसी तरह से बी निकाल लीजिए। अब इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी, तो बी इज इक्वल टू पी साइन थीटा। एरो लगाना मत भूलिएगा, एरो 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 एरो, ठीक है। ये भी एरो, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो याद रखने वाली बात ये है कि जिधर एंगल आ रहा है तो कॉस ले लीजिए, ये पी है, एंगल की साइड में ए आ रहा है तो ए इज इक्वल टू पी कॉस, बस ऐसे याद, है ना, एंगल इज इक्वल टू ए कॉस पी कॉस थीटा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यानी जिस साइड एंगल नहीं है वहाँ साइन आ जाएगा, तो बी साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसके। तो ये हमारा वेक्टर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना। अब ये यूज कहाँ आता है, जब बहुत सारे वेक्टर आपको दे दिए जाए एक साथ, कई वेक्टर जो दिए जाए तो कहाँ तक जोड़ते रहेंगे उनको, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब में डिवाइड करते। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझ में आएगा। 5 यूनिट एंगल 30 का, 3 यूनिट एंगल 60 का, और 2 यूनिट, टू तो 6 यूनिट, है ना, 6 यूनिट एंगल 30 का। तीनों वेक्टर को ऐड करना है, या तो उठाइए स्केल और बनाई के ग्राफिकली करिए, है ना, या फिर एनालिटिकली करिए। एनालिटिकली करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ा, बीच का एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। 5 और 3, बीच का एंगल 90 होगा, दिख रहा है ना, इससे 90, 30 ये निकल गया, 60 ये निकल गया, बीच का एंगल हो गया 90। इन दोनों को जोड़ा, कोई वेक्टर ऐसा आ जाएगा, कहीं ऊपर को जाता हुआ कोई वेक्टर आ जाएगा, उसका कोई एंगल भी आ गया, मान लीजिए 63 डिग्री आ गया, 43 डिग्री आ गया, तो फिर वहां की वैल्यू निकालना एक प्रॉब्लम है। तो इसका आसान तरीका ये है कि सबको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करो, 5 को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, 6 को भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, 3 को भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल, इसमें जब बना दीजिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए 5 को पहले हॉरिजॉन्टल में करते हैं, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये रहा, यानी कि 5h लिख दे रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5h, 5 वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो जाएगा 5 cos 30, ठीक है ना, 5 cos 30 आ गया। अब 3 वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये माइनस में आएगा, अपने आप पहले ही माइनस ले लीजिए, हालांकि हम नहीं भी लेंगे तो बाद में करना पड़ेगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन उधर है, इसकी इधर है। इसका एक कंपोनेंट इधर आ गया, दूसरा ऊपर चला गया। अभी हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, वर्टिकल बाद में लेंगे। सी वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर 60 डिग्री आ रहा है,
तो 3 cos 60, ठीक है। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक इधर होगा और एक नीचे होगा। इधर वाले को लेंगे, इसको पहले ही माइनस ले लीजिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन उल्टी आ रही है, माइनस में आ रही है। अब 6h इज इक्वल टू 6 cos 30, इसकी वैल्यू 5 इंटू रूट 3/2 माइनस 3 इंटू 1/2 6 इंटू रूट 3/2, तीनों को ऐड कर दीजिए, वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, वेक्टर इधर, ठीक है। इसी तरह से वर्टिकल निकालिए। वर्टिकल में 5v इज इक्वल टू 5v इज इक्वल टू हो जाएगा 5 sin 30 और 6v, ये माइनस में आएगा, 6v माइनस में आएगा, देखिए 6 ऐसे नीचे जा रहा है, ये नीचे की तरफ आएगा इसका कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल इधर जाएगा, वर्टिकल नीचे आएगा, है ना, ऐसी कोई पैरेललोग्राम पूरा होगा। अब 6v जो आपका आएगा वो आएगा 6 sin 30, ठीक है ना, 6 sin 30। इसी तरह से 3v जो आएगा 3 sin 60, सबकी वैल्यू पता है आपको, 5/2, ये हो गई 6/2 यानी कि 3, और ये हो गया 3√3/2, तीनों एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं, नहीं एक माइनस में आ रही होगी, ये माइनस में आ रही है, 6 वाले की माइनस, इसमें माइनस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, वर्टिकल आ गया, दोनों को स्क्वायर करिए, ऐड करिए, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है ना। चलिए अब इसमें अगले लेक्चर में थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर डायमेंशन मेथड करेंगे।